और आपको बताते हैं कि सदर एफपीसीसीआई आतिफ इकराम शेख ने अभी कहा है कि ताजिर बरादरी एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसके लिए उन्हें रिलीफ चाहिए होगा बिजली और गैस के टैरिफ में, क्योंकि ये टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर उमर हयात खान ने गुफ्तगू की आतिफ इकराम शेख साहब से, वो उनके साथ ही मौजूद हैं, वो आपको दिखाते हैं। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आतिफ इकराम शेख साहब। मुल्क की मईशत इस वक्त यकीनी तौर पर चैलेंजेस का सामना कर रही है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है और हुकूमत की जो माशी टीम है वो इन चैलेंजेस से मुल्क की मईशत को निकालने के लिए मुख्तलिफ इकदाम भी कर रही है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर का क्या किरदार है मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का क्या किरदार होना चाहिए। आतिफ इकराम शेख साहब, ये बताइएगा कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कई अरसे से ये फेडरेशन मौजूद है और हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका भी बड़ा किरदार है, लेकिन अब तक हमारी मईशत जो है वो वहीं पर मौजूद है, बल्कि कम होती जा रही है। हमारी GDP कम होती जा रही है, हमारी जो दीगर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होती जा रही हैं, हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो आखिर कौन से ऐसे मसाइल हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर अंदाज से आगे बढ़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आपको फेडरेशन का पता है, फेडरेशन इज़ लाइक एपेक्स बॉडी। फेडरेशन के अंडर ऑल द चैम्बर्स, ट्रेड बॉडीज़, तकरीबन 150 ट्रेड बॉडीज़ हैं, 50 से ज़्यादा चैम्बर्स हैं, वुमेन चैम्बर्स हैं। ये एक एपेक्स बॉडी है। एज अ लीडर ऑफ द फेडरेशन एंड द एपेक्स बॉडी, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट में इकनॉमिक पोजीशन आप सबको पता है कि वो थोड़ी तकलीफ़ दे है, वर्स्ट है। एक्चुअली ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, अब आके नया सेटअप आया है और मैं समझ रहा हूँ आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, डिफरेंट इंडिकेटर्स देखें तो वो गेटिंग बेटर। तो इंशाल्लाह उम्मीद मैं करता हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी। फेडरेशन ने जैसे आज अनाउंस किया है विजन 2030, इसमें हमारा मेन जो मकसद है टू इन्हेंस द एक्सपोर्ट। हमारा पिछले दिनों आपको पता है रुपी कितना डी वैल्यू हुआ, लाइक स्टेट बैंक की तरफ से LCs नहीं खुल रही, डॉलर्स अवेलेबिलिटी नहीं थी, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रही थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें सारी स्मूथ हो गई हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम गवर्नमेंट के साथ ये जैसे इधर बात हुई है, आज हम कॉमर्स मिनिस्ट्री में गए थे, कल भी जाएंगे और भी जगहों पे। SIFC ने हमारे लिए बहुत आसानी की है, उसको बेस बना के ये मैंने एक नई ये जो कमेटी बनाई है इकोनॉमिक रिवाइवल, इसमें भी सारे अच्छे बिग बिजनेसमैन हैं, इन सब को नेक्स्ट वीक में इधर बुला रहा हूँ। अच्छा, आपने 9 सेंट की बात की, SIFC का डिसीजन है, तो कब तक आप ये समझते हैं कि ये डिसीजन ये इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा? SIFC ये इट इज़ डिसाइडेड नाउ, इट्स नेगोशिएटेड विद द IMF। मेरा ख्याल है वो क्योंकि SIFC का डिसीजन है और इसमें फेडरेशन की भी इनपुट है, तो ये रुकेगा नहीं, ये विदिन अ वीक और 10 डेज़ हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये बताइए, आपने कहा कि एक्सपोर्ट जो है वो $100 बिलियन तक आपने लेके जाना है, तो ये जो थिंक टैंक आपने बनाया है, क्या इस थिंक टैंक के ज़रिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे या फिर हुकूमत से जो है वो इंसेंटिव लेके अपनी इंडस्ट्री को चला के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे? नहीं, ये थिंक टैंक से तो कुछ नहीं हो सकता। इंडस्ट्री को चला के अपनी प्रोडक्ट को, जैसे एनर्जी है, हमें मेन ये यूटिलिटीज़ का इशू है, गैस, बिजली, ये हमें अगर कम्पिटिटिव हो जाए तो हम हर जगह इजीली compete कर सकते हैं और हमारी प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की भी जो प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान है वो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर के प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब, और उन्होंने कहा कि अभी वक्त लगेगा मईशत दुरुस्त होने में, क्योंकि चैलेंजेस मौजूद हैं और हुकूमत और फेडरेशन दोनों मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हयात खान। आतिफ इकराम शेख से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जब तक गैस और बिजली की कीमतों में, एनर्जी टैरिफ में रिलीफ नहीं मिलता, उस वक्त तक एक्सपोर्ट बढ़ाना खासा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ताजिर बरादरी इस पर बड़ी तुंदही के साथ काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाया जा सके। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर बड़ा बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। SIFC के थ्रू आप ये देखें कि IT की जो एक्सपोर्ट है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा इस वक्त सामने आया है, तो SIFC
SIFC का जो आगे किरदार है पाकिस्तान की इकोनॉमी में और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में, इस पर हम अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो ताजिरों इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर पर जो टैक्सेस की भरमार है और वो मामला अब अदालत में है, और सेक्शन 7E टैक्स ईयर 2022-23 के मामले पर अब 23 अप्रैल को ये समाअत होने जा रही है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है और एक ही बार बेहतर है कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे ताकि जो एक फाइनल रिजल्ट है वो सामने आ सके। तो इन तमाम मामलों पर हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर उसके साथ साथ मार्च के महीने में जो मुल्की टेक्सटाइल बरामदात है उसमें भी कमी सामने आई है। तो एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये अभी आतिफ इकराम शेख साहब भी जरा गुफ्तगू कर रहे थे, इसी नुक्ते को लेकर मैं आपसे पहले जरा सवाल करूं कि अब एक्सपोर्ट्स को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले सस्ती बिजली, सस्ती गैस, फैसिलिटेशन फराम करनी है ताजिरों को, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल में मुमकिन दिखाई दे नहीं रहा। तो फिर किस तरह से एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बात ये, अगर आपने एक्सपोर्ट को बढ़ानी है तो आपको सबसे पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन में बैठना है। ये हमेशा से हमारा अलमिया रहा है कि हम जो भी चीज़ का स्टेप लेते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स को माइनस कर देते हैं और अपने बंद कमरों में बैठ के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो आधा तीतर आधा बटेर रह जाता है। अब भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, SIFC मैं समझता हूँ गेम चेंजर साबित होगा अगर SIFC भी लोगों को ऑन बोर्ड करे और उनकी रिजर्वेशंस को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अभी SIFC में हमने कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे IT और बाकी चीज़ों को, एग्रीकल्चर को ऑन बोर्ड किया हुआ है, इस तरह अगर वो रियल एस्टेट सेक्टर को भी अपने हिस्सा बना लें तो मैं समझता हूं कि शायद उनको इमीडिएट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज़ को नहीं ले पाए या वो इस डिसीजन पे नहीं पहुंचे कि इस सेक्टर को लें, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शायद यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है और वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। बट हमारी इस प्लेटफॉर्म से उनको ये गुजारिश है कि वो इस सेक्टर को ऑन बोर्ड करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली पाकिस्तान में आनी शुरू हो। 23 अप्रैल को बड़ी अहम समाअत होनी है सेक्शन 7E से मुतालिक। और फाइनेंस एक्ट 2022 का जो सेक्शन 7E है वो ये कहता है कि हर पाकिस्तानी शहरी के लिए मुल्क में मौजूद एक से ज़ायद गैर मनकूला जायदाद पर डीम्ड इनकम टैक्स अदा करना लाजमी है। एक जायदाद पर छूट दी गई है। अब इस मामले को लेकर अदालत जाया गया और इस पर रियल स्टेट सेक्टर के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कहते हैं कि ये टैक्स अदा करने के वो काबिल नहीं है। अब देखना है कि 23 अप्रैल को ये समाअत किस तरह से आगे चलती है, उसी दिन फैसला हो जाता है या फिर कुछ मज़ीद तारीखें आगे दी जाती हैं। लेकिन बड़ा ही अहम मामला है रियल स्टेट सेक्टर को अगर टैक्स नेट में लेकर आना है, चूंकि एक बड़ा पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ये इस वक्त अपना इनपुट दे सकता है। और अभी एहसन मलिक साहब जो हमारे माशियात में कह रहे थे कि SIFC के थ्रू भी इसको SIFC को अपने के तहत कुछ प्रोग्राम्स इसमें शुरू करने पड़ेंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। जिस तरह IT और माइंस एंड मिनरल्स पर इस वक्त तवज्जो दी जा रही है, IT की एक्सपोर्ट को इस वक्त बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसी तरह रियल स्टेट सेक्टर पर भी SIFC को थोड़ा काम करना पड़ेगा ताकि इस सेक्टर को भी एक मजबूती और एक इस्तेहकाम दिया जा सके। और IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। $257 मिलियन है जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32% ज़्यादा है। और 15 में से जो 13 अहदाफ थे वो सिर्फ 8 महीने की मुख्तसर मुद्दत में हासिल कर लिए गए। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, ये 23 अप्रैल को जो समाअत होनी है इससे मुताल्लिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब ये रियल स्टेट और पाकिस्तानी रेवेन्यू के लिए इस वक्त कितनी अहम समाअत है। ज़ाहिर है रियल स्टेट सेक्टर के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके पास बड़ी जायदादें होती हैं और अब जो ये फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 7E है इस पर ये मामला अब किस तरह से आगे बढ़ेगा 23 तारीख को? अरबाब साहब, इसको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये 7E 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसने सबसे ज़्यादा डैमेज इस सेंस में किया कि इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल स्टॉप कर दिया और लोकल इन्वेस्टर्स को, लोकल बायर्स को अट्रैक्ट किया कि वो यहाँ से पैसा निकाल के बाहर टर्की, दुबई, मलेशिया पैसा शिफ्ट कर दें, क्योंकि ये अपनी नौयत का अनोखा कानून था कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करेंगे तो आपने उसका ईयरली रेंट पे करना है। मैंने कहा ईयरली,
ये नहीं था कि ये वंस आपने एक दफा पे करना है, आपने जितना अरसा प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे उतना अरसा हर साल आपने इसका रेंट पे करना है। अनफॉर्चुनेटली ये मामला कोर्ट्स में चला गया, हमने इसको बहुत अपोज किया। इस वक्त जो करंट स्टेटस है वो लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और फेडरेशन की फेवर में डिसीजन दिया। केपीके हाई कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ये पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए जो सिंध हाई कोर्ट में इसके अफेक्टिव थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस पिछले वीक में चल रहा था और 3-4 समातों पे जो लॉयर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे दलाइल दिए, मतलब आइन से मुतसादम भी कहा गया, डबल टैक्सेशन की बात भी की गई, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भी डिबेट में लाया गया। बट अनफॉर्चुनेटली तीनों जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब ने सुनने के बाद लास्ट थर्सडे को उन्होंने कहा क्योंकि ये आईनी मसला है और क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, तो अब इस आईनी मसले पे हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को कहेंगे कि वो लार्जर बेंच तश्कील दे जो इसको सुने। हम बीइंग ए एनालिस्ट इस चीज को ये समझ रहे हैं या इसको ऐसे असेस कर रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट से ये गलती हुई है टैक्स इंट्रोड्यूस करवा के और वो अब अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाह रही इसको खत्म करके। और सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि बजट आ रहा है, गवर्नमेंट इसको खुद टर्न डाउन कर दे ताकि उनके ऊपर ये ब्लेम ना आए कि वो एग्जेक्टिव में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। बट इस चीज का ये दोनों जो हुकूमती आप ये कह लें ओहदेदारान हैं वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा रहे। चूंकि अब ये तो इस वक्त मामला अदालत में, आपसे कुछ देर पहले जब आप ये कह रहे थे कि SIFC थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर के मुतालिक संजीदा हो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें भी आ सके और ये सेक्टर भी मजबूत हो सके, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये SIFC को किस तरह से अपनी संजीदगी जाहिर करनी होगी रियल एस्टेट सेक्टर में? मैं ये समझता हूं कि अगर SIFC इसको अनाउंस कर दे कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी वो देखेगी तो शायद इसके जो TORs बनेंगे वो बेहतर शेप में आ जाएंगे और जो बहुत ज्यादा टैक्सेशन हुई हुई है उसको अंडू किया जाए और एक नॉर्मल टैक्सेशन पे इस सेक्टर को लेके चला जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि जो इस रियल एस्टेट सेक्टर की काली भेड़ें हैं जो टैक्स नहीं पे कर रही, आप उनको जरूर टैक्स करें। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद कोई 10% बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं। 90% वो लोग हैं जिनके पास शायद 100 कनाल जमीन होती है और वो 5000 फाइल भेज देते हैं। बट उसके लिए अदारे मौजूद हैं, चाहे वो FBR है, चाहे वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उनकी कानून मौजूद हैं बट उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और ये तब पॉसिबल है जब इन अदारों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल भर्तियां बंद होंगी। एक आदमी जो जिस सीट पे है उसको ये जब कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं हटाया जाएगा तो वो शायद बेहतर डिलीवर कर सकेगा। और ऐसे सब बाकायदा तौर पर कोई प्रपोजल SIFC को पेश किया गया है या उनके सामने कोई दरखास्त रखी गई है इस मुतालबे की जो आप कह रहे हैं कि SIFC अनाउंस करे कि अब रियल एस्टेट सेक्टर को भी वो देखेगा, तो ये ऑफिशियली इस सिलसिले में कोई मामला आगे बढ़ा है? जी बिल्कुल, SIFC में एक दो मीटिंग्स भी हुई हैं, उनको कन्वे भी किया है, इन राइटिंग भी उनको भिजवाया जो उनके हेड हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना, बेसिकली ये रियल एस्टेट सेक्टर ऐसा है जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है और वो अदारा ये चाहता है कि हम किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। बट इसकी इंपॉर्टेंस का उनको बताया गया है कि आपकी जितनी भी IT की या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उस का जो रिजल्ट आप लेना चाह रहे हैं, अगर आप इसको ऑन बोर्ड कर लेंगे तो शायद ये आपको इमीडिएटली रिजल्ट दे दे। इसके पैरेलल साथ जो हमारा इस वक्त इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो एक बहुत तशवीश का बायस है। अगर वो भी थोड़ी परसेंटेज कम होगी तो मैं समझता हूं कि इस सेक्टर को चलने में आसानी होगी, क्योंकि इस सेक्टर के
ना चलने की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है, क्योंकि आपके नॉलेज में है कि ये सेक्टर ही कुछ 40 से 45 इंडस्ट्रीज को साथ लेकर चलता है। और ऐसे साहब जो बाज़ाहिर इस वक्त इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट का तो कम होना बहुत मुश्किल है। कोई भरोसा भी नहीं कि हुकूमत आने वाले दिनों में, चूँकि अभी उसके इनिशियल डेज हैं, कर भी दे। लेकिन अब ये SIFC अगर इसको ऑन बोर्ड लेता भी है तो जो SIFC की प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त, वो तो IT सेक्टर है, वो माइंस एंड मिनरल्स हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा IT सेक्टर SIFC के लिए भी कि वो इसको भी प्रायोरिटाइज रख सके। फिर अगर ये प्रायोरिटाइज नहीं रहता और थोड़ा सा नज़रअंदाज रहता है तो फिर भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे कि SIFC की पूरी तवज्जो नहीं है इस पर। नहीं, अभी तो हमने बेसिकली SIFC को कहा है कि वो इसको इस तरीके से, अगर वो इसको ऑन बोर्ड नहीं भी करते हैं तो जो हमारे इश्यूज हैं एटलीस्ट उनको अगर वो एड्रेस कर दें तो ये मामलात जो है बड़े पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हमने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को डिच किया है, डिच इस सेंस में किया है कि उन जो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ भेजते थे, एक तो उनको करेंसी में मार पड़ी, जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई, और उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो ये समझती है ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, जबकि हम ये समझते हैं कि जब भी कोई एक बिल्डर या डेवलपर को प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो शायद इनको आइडिया नहीं है वो कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है और उससे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। बल्कि अभी बजट आ रहा है और बजाय इसके कि ये दोबारा बजट में ऐसी कोई गलती करें, उसके लिए इमीडिएटली इनको कमेटीज बनानी चाहिए हर ट्रेड और हर सेक्टर के लिए, और उनकी कंसल्टेशन के साथ टैक्सेशन को आके लेके जाना चाहिए। ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप जो एग्जिस्टिंग फाइलर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उन्हीं के ऊपर आप लोड डालते जाएं। अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, वो जो ताजर दोस्त ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, और मैं ये समझता हूं कि अगर उसको ये थोड़ा सा पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट के साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि लोगों को टैक्स देने पे एतराज नहीं है। आपका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एहसन मलिक साहब हमारे मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। और SIFC के ज़बरदस्त इक़दाम के बाद अब IT का जो IT एक्सपोर्ट है उसका ग्राफ बढ़ने लगा है। सिर्फ फरवरी के महीने में $257 मिलियन की IT एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने किए, जो कि गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में यानी माह फरवरी 2023 के मुकाबले में 32% ज़्यादा है। और अगर इस रवा माली साल के हम 8 माह की बात कर लें जो जुलाई से स्टार्ट हुआ, तो जुलाई से फरवरी तक के जो फिगर्स सामने आए हैं वो है 1.97 बिलियन डॉलर, और ये भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 15% ज़्यादा है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ चूँकि SIFC के प्लेटफॉर्म से वो जो 15 अहदाफ थे उनमें से 13 को मुकम्मल किया गया, जिसके बाद IT सेक्टर को ये तक़वियत मिली है। और जो माशी तज्ज़ियाकार हैं वो ये बताते हैं कि 2024 में 3 से 4 बिलियन डॉलर तक का जो IT एक्सपोर्ट का टारगेट है वो भी हासिल किया जा सकता है। और अगर ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में 10 अरब डॉलर तक भी पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते हैं हसन सैयद साहब, जो कि IT एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन सैयद साहब, प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हम फिगर्स दिखा रहे हैं और बता रहे हैं स्टेट बैंक की जानिब से जो जारी किए गए, ये कितने हौसला अफजा है पाकिस्तान में इस वक्त IT इंडस्ट्री के लिए? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बहुत हौसला अफजा है यकीनी तौर पर, और जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं बहुत ही लो हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि दुनिया जिस ट्रांजिशन से गुजर रही है उस ट्रांजिशन के अंदर एक बहुत बड़ी इकॉनमी टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रही है, और उस इकॉनमी में हमारा हदफ इससे भी बड़ा होना चाहिए। सही, तो वो ये जो 10 अरब डॉलर का ये हदफ सेट किया गया, और ज़ाहिर ये भी कोई अभी अगले 2-3 साल में नहीं, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, तो ये भी आपको कम लग रहा है? इससे बड़ा हदफ क्या होना चाहिए, और फिर उस हदफ तक, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म क्या इख्तियार किया जाए? जी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, बुनियादी तौर पर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगले 5 साल के अंदर जो दुनिया जिस ट्रांजिशन से गुजरेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, उससे 83 मिलियन जॉब्स लॉस होंगी और 69 मिलियन जॉब्स नई क्रिएट होंगी। और जो नई जॉब्स क्रिएट होंगी वो उनमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी का एलिमेंट होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी का साइज कितना है? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के हिसाब से $17 ट्रिलियन की ये नया इकोनॉमिक इंपैक्ट है जो क्रिएट होने जा रहा है। $17 ट्रिलियन। पाकिस्तान दुनिया की पॉपुलेशन का 3% है, तो अगर हम कहें एज अ कंट्री के हमारा टारगेट $17 ट्रिलियन का 3% होना चाहिए, तो ये हकीकत से दूर नहीं है। सो यू डू द मैथ के $17 ट्रिलियन का 3% कितना होता है।
तो $10 बिलियन इज वेरी लो, नंबर 1। नंबर 2, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुनामी है, इट इज गोइंग टू बी, ये बिल्कुल डिफरेंट होगी पुरानी किसी भी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। और ये सब एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं है जितनी तेजी के साथ ये काम होगा। तो हमारे पास 3 साल नहीं है $10 बिलियन के लिए, हमारे पास बमुश्किल 2 साल हैं जिसके अंदर हमने एक मेजर वर्कफोर्स क्रिएट करनी है जो इस दुनिया की नई इकोनॉमी में हम हिस्सा ले सकें जो हमको लेना चाहिए। तो ये टाइम इतना ज्यादा नहीं है और ये जो टारगेट है ये बहुत कम है। सही। तो ये हसन साहब, ये जिस तरह आपने कहा कि मिलियंस ऑफ जॉब्स ये क्रिएट होने वाली हैं, लेकिन अब जहां ये जॉब्स क्रिएट होंगी वहां बहुत सारी जॉब्स फिर लेस भी तो हो जाएंगी, खत्म भी तो हो जाएंगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाती जा रही है तो फिर हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ जाती। तो ये जरा बता दीजिएगा कि मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट तो हो रही हैं, लेकिन फिर कितनी जॉब से लोग महरूम भी हो जाएंगे अगर वो इस टेक्नोलॉजी के शाना बशाना नहीं चले तो? बिल्कुल आपने दोस्त कहा, 83 मिलियन जॉब्स आर गोइंग टू बी लॉस्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रोजेक्शन है 5 साल में, और ये प्रोजेक्शन उन्होंने लास्ट ईयर दी थी। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ 4 साल हैं जिसमें 83 मिलियन जॉब्स लॉस होंगी। और हमने, पाकिस्तान ने बिल्कुल डिफरेंटली सोचना है कि हम इस नई इकोनॉमी को कैसे कैप्चर करेंगे। हमारा अब तक का जो प्रोसेस है, जो भी हमारी थिंकिंग है, वो बड़ी ट्रेडिशनल है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस ट्रेडिशनल थिंकिंग के साथ हम शायद $10 बिलियन भी नहीं अचीव कर पाए जब तक कि हम अपनी फंडामेंटल थिंकिंग को नहीं बदलेंगे। सही। और हसन साहब, टेक्नोलॉजी के जिस मयार पर दुनिया भर में काम हो रहा है, ख़ासतौर पर इस IT सेक्टर में, तो क्या पाकिस्तान में वो मयार इस वक्त आपको नज़र आ रहा है? पाकिस्तान के जो IT प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, वो उस इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक कम्पीट करने के काबिल हैं इस वक्त? अच्छा देखें, मैंने माइंडसेट की बात की ना, तो ये बुनियादी तौर पर माइंडसेट का ही चैलेंज है। मैं बहुत ही ब्लंटली कहता हूं कि हम लोग छोटा बनाने की फैक्ट्री हैं। हम लोग छोटे बनाते हैं लेबर, और हम लेबर मेंटालिटी से ही अपनी वर्कफोर्स को तैयार करते हैं। हमको अपने माइंडसेट के अंदर शिफ्ट लानी पड़ेगी, तब्दील करना पड़ेगा अपना माइंडसेट, और हमें लीडर्स क्रिएट करने होंगे। बुनियादी तौर पर यह फर्क है, ठीक है। तो अगर हमने आगे बढ़ना है, और जो आप जिस चीज को आप सामने लाना भी चाह रहे हैं, वो ये है कि हमारी जो वर्कफोर्स डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी है वो पूरी की पूरी बदलनी चाहिए। उसके अंदर नेपटेक भी शामिल है, उसके अंदर हायर एजुकेशन कमीशन भी शामिल है, उसमें यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, और उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। सही। तो हसन साहब, ये प्राइवेट सेक्टर में तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। आपने भी ये AI थिंक टैंक एक बनाया है, नेशनल आइडिया बैंक के भी आप फाउंडर हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट की वो सपोर्ट या वो संजीदगी है इस IT सेक्टर को लेकर जो कि होनी चाहिए, जो आप जैसे IT प्रोफेशनल्स की है? देखिए, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की सिंसियरिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, और मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो जानबूझ के ये कहे कि जी मुझे मुल्क के लिए कुछ नहीं करना है। सो दैट्स नंबर 1, वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट कि भाई सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुद से ये सारे काम नहीं कर सकता। इसके लिए गवर्नमेंट को बीच में लाना जरूरी है, ठीक है। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स हैं वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी के पता नहीं है, और हमारी साइकी में, हमारी थिंकिंग के अंदर टेक्नोलॉजिस्ट लीडरशिप की पोजीशन में नहीं आ सकता। लिहाजा होता यह है कि जो टेक्नोक्रेट होता है वो टेक्नोक्रेट होता है, वो तो लीडरशिप में आ नहीं सकता। और हमने जो उनके ऊपर लीडरशिप में लोग बिठाए हुए हैं ब्यूरोक्रेसी में, बिल्कुल ब्लंट बात है, उनको अलिफ्ट नहीं पता है टेक्नोलॉजी की। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट के अंदर प्रोग्राम्स रन कर सकती है जब डिसीजन मेकर्स को बुनियादी तौर पर अंदाजा नहीं है कि करना क्या है? तो इसका मतलब हसन साहब, उनको भी समझना पड़ेगा और आप लोगों को उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये वर्किंग रिलेशनशिप कायम होगा तभी फिर ये मामला आगे की तरफ चल सकेगा। एब्सोल्युटली, आप बहुत माशाल्लाह बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। ये सबके मिलके करने का काम है, ठीक है। और मैं बेसिकली ये समझता हूं कि ये जो सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन सैयद साहब, IT एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।